हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो चलिए अभी हम लोग इकोनॉमिक्स के फर्स्ट बुक यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 5 में पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कुल व्यय विधि के द्वारा मांग की लोच को कैसे मापा जाता है। अर्थात मांग की लोच को इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, शॉर्ट में कहते हैं ईडी। यानी मांग की लोच को कुल व्यय विधि द्वारा कैसे आकलन किया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, अभी हम लोग जानेंगे। चूंकि मांग की लोच को मापने की 3 विधियां होती है। पहला है प्रतिशत या अनुपातिक विधि, दूसरा है बिंदु या ज्यामितीय विधि और तीसरा है कुल व्यय विधि। तीनों में मांग की लोच का आकलन किया जाता है और 2 के बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं। अब हम लोग तीसरा के बारे में जानेंगे जो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कुल व्यय विधि, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अर्थात कुल व्यय विधि के द्वारा मांग की लोच का आकलन अभी हम लोग करेंगे। तो कुल व्यय विधि द्वारा मांग की लोच को मापने का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने सर्वप्रथम किया था। मार्शल कहता है कि कुल व्यय विधि में यह ज्ञात किया जाता है कि किसी वस्तु की कीमत में चेंज होने से कुल खर्च में, कुल व्यय में कितना और किस दिशा में परिवर्तन हुआ है। अर्थात कुल व्यय विधि में यह ज्ञात किया जाता है कि किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने से, चेंज होने से कुल खर्च में कितना और किस दिशा में परिवर्तन होगा। तो पहले हमको जानना होगा कि कुल खर्च मतलब होता क्या है। तो कहता है यदि हम बाजार गए और किसी वस्तु का 10 इकाई खरीद कर लाए और 1 इकाई का दाम 10 रुपया लिया, तो टोटल हम कितना खर्च किए? 10 गुना 10 मतलब 100 रुपया खर्च किए। यानी ये जो 100 रुपया खर्च है हम कैसे निकालें? पहला यह तय किए कि हम कितना वस्तु का खरीदारी किए हैं और एक वस्तु का दाम कितना लिया है। अर्थात एक वस्तु का दाम 10 रुपया लिया है और हम उसका 10 इकाई का खरीदारी किए हैं, तो टोटल हम 100 रुपया खर्च किए। अर्थात कुल व्यय कैसे निकाला जाता है? कुल व्यय निकाला जाता है, यानी कुल व्यय बराबर हो जाएगा कि एक वस्तु का दाम कितना लिया, मतलब वस्तु की कीमत, दाम हो गया, कितना दाम लिया एक वस्तु का, और हम वस्तु का कितना मात्रा का डिमांड किए, मतलब कितना मात्रा का खरीदारी किए, दोनों को गुना कर देंगे तो मेरा कुल खर्च निकल जाएगा, कुल व्यय निकल जाएगा। यानी कुल व्यय को हम लोग कैसे निकालेंगे? एक वस्तु का दाम कितना है और कितना वस्तु का डिमांड किए हैं, कितना वस्तु का खरीदारी किए हैं, गुना कर देंगे तो कुल खर्च यानी कुल व्यय निकल जाएगा। मार्शल कहता है कि कुल व्यय विधि में मांग की लोच की केवल 3 प्रकारों का ही आकलन किया जाता है। पहला 1 के बराबर लोचदार मांग, दूसरा 1 से अधिक लोचदार मांग, तीसरा 1 से कम लोचदार मांग। यानी कुल व्यय विधि में केवल मांग की लोच की 3 प्रकारों का ही आकलन होगा। ईडी 1 के बराबर, ईडी 1 से अधिक और ईडी 1 से कम। ठीक, तो चलिए पहले हम लोग ईडी 1 के बराबर को प्राप्त करते हैं कुल व्यय विधि से, यानी मांग की लोच को अभी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो कहता है यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होने पर कुल खर्च में कोई परिवर्तन न हो, यानी कुल खर्च स्थिर रहेगा, तो मांग की लोच 1 के बराबर प्राप्त होगा। अर्थात जब वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होने पर उसका कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वस्तु की मांग की लोच 1 के बराबर प्राप्त होता है, जिसको इकाई लोचदार मांग कहते हैं। यानी कहने का मतलब है यदि किसी वस्तु का दाम 9 रुपया है और उसका 10 इकाई का हम खरीदारी किए हैं, तो टोटल कितना खर्च किए? 90 रुपया खर्च किए। जब वस्तु का दाम 9 से बढ़कर 10 हो गया और उसका हम तब 9 इकाई का खरीदारी किए, तो यहां पर भी खर्च कितना आया? 90। शुरू में भी 90, सेकंड में भी 90,
यानी दाम 9 से 10 हो गया, दाम बढ़ गया, लेकिन मेरा कुल खर्च क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ, तब होगा मांग की लोच 1 के बराबर। सिंपल सी बात है, यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर, परिवर्तन मतलब या तो कीमत घटेगा या तो कीमत बढ़ेगा, तब यदि कुल खर्च में कोई परिवर्तन न हो तो मांग की लोच 1 के बराबर प्राप्त होगा। अर्थात कीमत के घटने बढ़ने पर कुल व्यय जब स्थिर रहता है तो मांग की लोच 1 के बराबर प्राप्त होता है। पहला हो गया। दूसरा कहता है ईडी 1 से अधिक कब होगा। तो कहता है कि यदि कीमत के बढ़ने पर कुल खर्च घट जाता है और कीमत के घटने पर कुल खर्च बढ़ जाता है तो मांग की लोच 1 से अधिक प्राप्त होगा। क्या बोला कि कीमत जब घटेगा तो कुल व्यय बढ़ जाएगा, यानी जब कीमत घटा है तब उपभोक्ता क्या किया है, अधिक वस्तु का खरीदारी कर लिया है, जिसके चलते उसका खर्च बढ़ गया। यानी कीमत घटा तो कुल खर्च बढ़ गया, और कीमत बढ़ा तो ऑटोमेटिक कीमत बढ़ेगा तो वस्तु कम खरीदेगा, यानी खर्च कम होगा, तब मांग की लोच 1 से अधिक प्राप्त होगा। यानी कीमत के बढ़ने पर कुल खर्च जब घट जाता है और कीमत के घटने पर कुल खर्च जब बढ़ जाता है तब मांग की लोच 1 से अधिक प्राप्त होता है। यानी कीमत के बढ़ने पर जब कुल खर्च घट जाएगा, कीमत के घटने पर जब कुल खर्च बढ़ जाएगा तब मांग की लोच 1 से अधिक प्राप्त होगा। ठीक। तीसरा है 1 से कम मांग की लोच, यानी 1 से कम लोचदार मांग कब होगा। तो कहता है यदि कीमत के घटने पर कुल व्यय घट जाता है और कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाता है तो मांग की लोच 1 से कम प्राप्त होगा। यानी जब कीमत घटेगा और यदि कोई क्रेता वस्तु का कम मात्रा खरीदा तो उसका खर्च भी कम होगा, यानी कीमत कम हुआ तो खर्च भी कम हुआ, क्योंकि वह कम वस्तु का मात्रा खरीदा है। और कीमत बढ़ जाएगा तो कुल खर्च तो बढ़ेगा ही, ये तो ऑटोमेटिक बात है कि कीमत बढ़ा तो कुल खर्च बढ़ गया, कीमत घटा तो मात्रा कम किया जिसके चलते उसका खर्च भी घट गया, तो मांग की लोच 1 से कम प्राप्त होगा। यानी कीमत के घटने पर जब कुल व्यय यानी कुल खर्च घटता है और कीमत के बढ़ने पर जब कुल व्यय बढ़ता है तब मांग की लोच 1 से कम प्राप्त होता है। 3 बात है। पहला बात, कीमत के घटने बढ़ने पर यदि कुल व्यय स्थिर रहता है, कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो मांग की लोच 1 के बराबर प्राप्त होगा। यदि कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय घट गया और कीमत के घटने पर कुल व्यय बढ़ गया तो मांग की लोच 1 से अधिक प्राप्त होगा। और यदि कीमत के घटने पर कुल व्यय घट गया, कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ गया तो मांग की लोच 1 से कम प्राप्त होगा। यही 3 बात है, यही 3 प्रकार है मांग की लोच का। अब हम लोग देखेंगे चित्र द्वारा, समझेंगे इसको। तो चित्र में यहां पर 2 बात कर रहे हैं, तभी से एक तरफ क्या लिखेंगे हम लोग, कुल व्यय यानी कुल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर टीई, और एक तरफ क्या लिखेंगे, प्राइस मतलब कीमत। ठीक। पहला बात जान लेते हैं कि कीमत के घटने बढ़ने पर कुल व्यय यदि स्थिर रहेगा तो मांग की लोच 1 आएगा। देख लीजिए, कुल व्यय स्थिर है, कीमत चेंज हो रहा है, देख लीजिए कीमत में चेंज हो रहा है, इधर कीमत है, इधर कुल व्यय है, कुल व्यय स्थिर है लेकिन कीमत में चेंज हो रहा है तो मांग की लोच कितना होगा, 1 के बराबर होगा। पहला हो गया। दूसरा कहता है कि कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय घटता है। देख लीजिए, बढ़िया से देखिए, कीमत देखिए, इधर कीमत बढ़ रहा है
लेकिन ये वाला पार्ट देखिए घट रहा है, यानी कीमत बढ़ रहा है और कुल व्यय घट रहा है, क्योंकि ये वाला इधर आएगा तो घटेगा और ये वाला इधर जाएगा तो बढ़ेगा। देखिए ऊपर उठ रहा है कीमत, लेकिन कुल व्यय क्या हो रहा है, घट रहा है। पहला हो गया। दूसरा बोल रहा है कि कीमत यदि घटेगा और कुल व्यय बढ़ेगा। इसको उल्टा सोचिए, पहला क्या बोले, कीमत बढ़ रहा है तो कुल व्यय घट रहा है, हो गया। कीमत घट रहा है, कीमत देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, घट रहा है, लेकिन कुल व्यय क्या हो रहा है, उधर जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो मांग की लोच एक से अधिक प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा बोल रहा है कि कीमत के घटने से कुल व्यय घटता है, कीमत के घटने से यदि कुल व्यय घटता है। देखिए कीमत घट रहा है, देखिए देखिए देखिए, कीमत ऊपर से नीचे आ गया यानी कीमत घटा, और यह दाएं से बाएं आया मतलब ये भी घटा। इसको उल्टा कीजिए, कीमत बढ़ रहा है तो कुल व्यय बढ़ रहा है। देख लीजिए कीमत यहां था, यहां चल गया, बढ़ गया, ऊपर जा रहा है, और ये बाएं से दाएं जा रहा है तो ये भी बढ़ेगा, यानी कीमत बढ़ रहा है तो कुल खर्च बढ़ रहा है, कीमत घट रहा है तो कुल खर्च घट रहा है, इसीलिए मांग की लोच एक से कम प्राप्त होगा। यानी ए से बी एक से अधिक मांग की लोच हुआ, बी से सी एक के बराबर मांग की लोच हुआ, और सी से डी एक से कम मांग की लोच हुआ। यहां पर क्या है, कीमत के बढ़ने घटने पर कुल व्यय स्थिर रहता है। यहां पर क्या है, कीमत बढ़ रहा है तो कुल व्यय घट रहा है, कीमत बढ़ रहा है कुल व्यय घट रहा है, कीमत घट रहा है कुल व्यय बढ़ रहा है, तो मांग की लोच एक से अधिक होगा। यहां पर कीमत घटा, कुल व्यय भी घटा, कीमत बढ़ा, कुल व्यय भी बढ़ा, तो मांग की लोच एक से कम होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, दो ठो उदाहरण देखेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप का। पहला उदाहरण है कि कहता है कि जब एक वस्तु का कीमत 10 रुपया है तो उसका 9 इकाई कोई क्रेता खरीदता है। जैसे ही उस वस्तु का कीमत 10 से 9 रुपया हो गया तो वह उसका 10 इकाई खरीदा। कुल व्यय विधि से मांग की लोच निकालिए। कहता है जब किसी वस्तु का दाम 10 रुपया है तो वह उसका 9 इकाई खरीदता है, तो कुल खर्च कितना हुआ, यहाँ पर 90 रुपया। जैसे ही वस्तु का कीमत 10 से 9 हो गया तो वह उसका 10 इकाई खरीदता है, तो यहाँ पर भी कुल खर्च 90 होगा। देख लीजिए कीमत घटा लेकिन कुल व्यय में कोई परिवर्तन हुआ, कुल खर्च में चेंज हुआ नहीं, कुल खर्च क्या है, स्थिर है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि कीमत के घटने बढ़ने पर कुल व्यय मेरा स्थिर रहता है, कुल खर्च स्थिर रहता है, इसीलिए मांग की लोच 1 के बराबर होगा। हो गया आंसर, तुरंत हो गया। ठीक, अब चलते हैं दूसरा न्यूमेरिकल में। एक उपभोक्ता किसी वस्तु की 10 रुपये प्रति इकाई कीमत पर 50 इकाई खरीदता है। जब दाम 10 रुपया है तब 50 खरीदता है, मतलब खर्च कितना किया, 500 रुपया खर्च कर दिया। जैसे ही वस्तु का कीमत गिर करके 5 हो गया, 5 रुपया हो गया, तो वह उसका 100 इकाई खरीदता है। तो यहां पर भी खर्च कितना किया, 500 किया। तो बोलता है कुल व्यय विधि से मांग की लोच निकालिए। देख लीजिए कीमत घटा है लेकिन कुल व्यय, कुल खर्च मेरा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कुल खर्च स्थिर है, कुल व्यय स्थिर है, पहले जितना है बाद में भी उतना है, तो मांग की लोच कितना होगा, 1 के बराबर होगा। सिंपल है। ठीक, और एक बनाते हैं। एक न्यूमेरिकल कहता है कि एक उपभोक्ता 6 रुपये प्रति इकाई कीमत पर 10 इकाई खरीदता है किसी वस्तु का, तो 6 रुपया दाम है और 10 इकाई खरीदा, तो कुल खर्च 60 रुपया हो गया। यदि मांग की लोच 1 के बराबर है तो कितना दाम पर वह 12 इकाई खरीदेगा। ठीक, बोलता है कि दाम कितना होगा कि वह 12 इकाई खरीदेगा, तो खर्च कितना हो जाएगा, 12 गुना x, 12x, और मांग की लोच दे दिया 1। तो हम जानते हैं कि मांग की लोच जब 1 देता है, एक्चुअली मांग की लोच का मान माइनस में होता है, क्योंकि कीमत और मांग के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है, लेकिन माइनस को हम लेके न्यूमेरिकल को हल नहीं करेंगे। माइनस मेरा आना चाहिए बट हम न्यूमेरिकल में माइनस को नहीं लेंगे। ठीक, क्योंकि माइनस चिन्ह हमें यह बताता है कि
कीमत और मांग के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। तो यहां पर कहा दिया है कि 6 रुपया दाम पर 10 इकाई खरीदा तो 60 रुपया खर्च किया। कितना दाम पर वह 12 इकाई खरीदेगा यदि मांग किलोज कितना है, 1 के बराबर है। यानी 1 के बराबर मांग किलोज कब होता है, जब कीमत के घटने बढ़ने पर कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी पहले कितना खर्च किया है 60, तो बाद में कितना खर्च करेगा 60, क्योंकि मांग किलोज कितना है 1। यानी 12x जो है वह 60 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 60/12, काटेंगे 12 पंचे 60, मतलब 5 रुपया पर वह 12 इकाई खरीदेगा। समझ में आया। 6 रुपया पर 10 इकाई खरीदता है तो 60 रुपया खर्च किया। यदि मांग किलोज 1 के बराबर है तो कितना दाम पर 12 इकाई खरीदेगा, मतलब 12x हो गया खर्च। यानी खर्च बराबर होगा तब ना यह ईडी बराबर 1 होगा। तो खर्च बराबर कर दिए, 12x बराबर 60, तो x बराबर 60/12, मतलब 12 पंचे 60, यानी 5 रुपया दाम पर वो 12 इकाई खरीदेगा। कोई दिक्कत नहीं। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि मांग की लोच को कुल व्यय विधि द्वारा निकालने के लिए सिंपल काम करना है कि कीमत में परिवर्तन होने से कुल व्यय में कितना और किस डायरेक्शन में चेंज हुआ है, इसी बात को ध्यान रखा जाता है कुल व्यय विधि में। मिलते हैं आने वाले वीडियो में।